तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच के रूप में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इसकी बात करेंगे। देखिए, अगर आपको किसी सब्जेक्ट से जुड़ना है, खूब अच्छे से जुड़ना है, उसका फील लेना है, आपको सिर्फ समझना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बनाना है, आपको उस सब्जेक्ट को अपना बना लेना है, तो आपको उस सब्जेक्ट की शुरुआत से जुड़ना होता है। उसके एक एक चीज़ को जानना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुआ, तब जाकर आप इस सब्जेक्ट से जुड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन या कार्बनिक रसायन विज्ञान। इंट्रोडक्शन की हम लोग आज बात करेंगे। आज हम लोग इस पे इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि कार्बनिक रसायन क्या है, इसका परिचय लेते हैं। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे किसी चीज़ का, किसी सब्जेक्ट का, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उससे। भले आप कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए, जेईई मेन नीट सब का क्वेश्चन बना लीजिए, लेकिन अगर आपको कनेक्ट करना है, किसी टॉपिक से जुड़ना है, तो उसके बेसिक कंसेप्ट को जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले आते हैं पदार्थ पे। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहाँ से, ये वास्तव में पदार्थ के वर्गीकरण से ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, केमिस्ट्री में पदार्थों को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ और एक कहलाते हैं मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ एक ही तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं और जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण, या कण मतलब परमाणु, अणु, आयन अगर पाए जाए तो उनको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो तरह का होते हैं, समांगी और विसमांगी। अब ये जो शुद्ध पदार्थ है, जिसमें एक रूप उसका क्या है, यौगिक, शुद्ध पदार्थ का ही एक रूप है। इस यौगिक को भी आगे चल के जब बांटा गया तो यौगिक भी दो प्रकार के निकल कर आते हैं। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक यौगिक। अब ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बन और इसके जो कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का जो पूरा का पूरा परिवार है, उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अकार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि के जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, वे आ जाते हैं। यानी पूरी दुनिया में अगर देखें तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका लाखों की संख्या में क्या है, यौगिक है। इसलिए उसके यौगिकों का अध्ययन करने के लिए हम एक अलग ही ब्रांच बना दी है, कार्बनिक यौगिक। अब बाकी जितना भी तत्व है उन सब का अध्ययन यहाँ होता है अकार्बनिक। तो सोचिए, कार्बन कितना पावरफुल चीज़ है। धरती पर कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है, उसके बावजूद ये पृथ्वी पर जीवन के रूप में या अन्य रूपों में अपना काफ़ी प्रभाव छोड़ता हुआ दिख जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक रसायन की परिभाषा की, डिफिनीशन की। पुरानी परिभाषा इसकी क्या है? तो पुराने ज़माने में जनरली ये माना जाता था कि कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब जैसे इसका नाम है कार्बनिक यौगिक, तो कोई एक बच्चा भी यही सोचेगा, अच्छा ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता हो, उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तथा इन यौगिकों के रसायन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण, जिसमें मुख्य तत्व कौन है, कार्बन है। जैसे मीथेन में देखिए कार्बन है, इथेन में कार्बन है, प्रोपेन में कार्बन है, ब्यूटेन में कार्बन और बेंजीन में कार्बन। तो जनरली पुराना परिभाषा क्या है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य तत्व के रूप में पाया गया है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक। लेकिन ये परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है। आगे आने वाले समय में ये परिभाषाएं बदल गई। कुछ अन्य उदाहरण देखिए कार्बनिक यौगिकों के। जैसे आपने हाइड्रोकार्बन देखा जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन था। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग दिन रात खाना खा रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे कार्ब्स ले रहे हैं। कार्ब्स मतलब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, रोटी के माध्यम से, चावल के माध्यम से, चीनी के माध्यम से। तो जैसे ग्लूकोज बहुत सारे भोज्य पदार्थों में या बहुत सारे भोजन के पदार्थों में जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में वो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ग्लूकोज में क्या आता है, C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, स्टार्च, सेल्यूलोज, एल्बुमिन, केसिन, इंसुलिन, एंजाइम, ये सब के सब ये जो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। और ये जो आप देख रहे हैं कार्बन के वे यौगिक है जो प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एल्बुमिन अंडा में पाया जाता है कि नहीं। इंसुलिन जो है दूध और चीनी पचाने में
दूध के पाचन में हमारे शरीर में योगदान देता है। कुछ एंजाइम्स है जो पाचन क्रिया में अपना काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के बेहद प्रकार है, कई प्रकार है, और हमारे जीवन के हर कदम पे सुबह से लेकर रात तक जो चीज़ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही है उसमें कार्बनिक यौगिकों का बहुत बड़ा योगदान है। लिपिड्स की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉयड, लिपिड टेस्ट देखिएगा डॉक्टर कराते हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड, जैसे जो लोग ज़्यादा मैदा वगैरह खाते हैं, तेल वगैरह खाते हैं, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है दो तरह का होता है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण चर्बी आना, पेट निकल जाता है, लोगों का मोटापा आ जाता है, और इससे धीरे 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 आगे चल के बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती है। तो ये हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों के माध्यम से आते हैं और कुछ हमारे शरीर में बनते भी हैं। ये सब कार्बनिक यौगिकों के ही उदाहरण हैं। हालांकि कार्बनिक यौगिकों के, कार्बन के कई यौगिक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, धातु सियानाइड, धातु कार्बाइड, इनको हम लोग कार्बनिक यौगिक नहीं मानते हैं आदि, जिनका उनके गुणों के कारण हम उनको कार्बनिक रसायन में नहीं पढ़कर, बल्कि उनको कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। कार्बनिक यौगिकों के पुराने परिभाषा के अनुसार वे यौगिक जिसमें कार्बन हो उनको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। लेकिन आगे चल के ऐसा देखा गया कि जैसे कुछ ऐसे यौगिक भी है जिनमें कार्बन तो मौजूद है, लेकिन उनके गुण कुछ अलग तरह के हैं, जिनके कारण उनको कार्बनिक यौगिक न बोलकर अकार्बनिक यौगिक बोला जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने भी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और धातु सियानाइड और धातु के कार्बाइड है, इनको हम लोग अकार्बनिक यौगिक मानते हैं। इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है, दे देगा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपका दिमाग पगला जाएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, कैसे दे देगा? CH4, C2H5OH, CO2, और लास्ट ऑप्शन दे देगा नॉन ऑफ दिस। आप बोलेगा निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे जी यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये सब है, इसका मतलब नॉन ऑफ दीज होगा, जबकि आपका आंसर हो जाएगा गलत। आंसर क्या मारिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपको एग्जामिनर फंसा सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं आधुनिक परिभाषा की बात करें। आज की परिभाषा की फिर कैसे पता करें कि ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, तो उसको पता करने का तरीका है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, भले उनकी संख्या जो भी रहे, लेकिन केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहे, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन में देखिए, एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है ना। जैसे एथीन में देखिए C2H4, 2 कार्बन पर 4 हाइड्रोजन, तो इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सब के सब कार्बनिक यौगिक होते हैं। और साथ ही साथ इन हाइड्रोकार्बन में कुछ छेड़छाड़ करके अगर हम नए तरह का यौगिक बनाते हैं, उन यौगिकों को भी हम क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहेंगे, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे कल्पना कीजिए, जैसे देखिए हाइड्रोकार्बन कौन हो गया? मीथेन। अब हम क्या करते हैं, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, बना देते हैं मिथाइल, और उसमें क्लोरीन जोड़ देते हैं और बना देते हैं मिथाइल क्लोराइड। अब ये जो यौगिक है ये एकदम अलग यौगिक है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। कैसे बना है? मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह क्लोरीन को जोड़ देने से बना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न माने वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं में कुछ छेड़छाड़ करके उत्पन्न हुए हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उनमें से छेड़छाड़ करके जो हम लोग यौगिक बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगा दिए, सल्फर लगा दिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दिए, इनको लगाने से जो भी यौगिक तैयार होते हैं उन सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। यही आधुनिक परिभाषा है, यही पहचानने का तरीका है। समझ गए? आगे आते हैं, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल रखना चाहेंगे। अन्य तत्वों के यौगिकों की तुलना में कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। बोले ना, लाखों की संख्या में है।
कार्बनिक यौगिकों की संख्या लाखों में है ना। कार्बनिक यौगिक सभी ज्ञात यौगिकों में 90% है। मतलब अगर आज के समय में ऐसे समझिए कि अगर 1,00,000 अगर यौगिक अगर पता किया गया है, आज तक दुनिया में वैज्ञानिकों ने 1,00,000 कंपाउंड बना लिए हैं, उनमें से 90,000 कंपाउंड तो केवल और केवल कार्बनिक यौगिक के होंगे, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। कितना अजूबा बात है। अब मात्र 10,000 होंगे बाकी सारे कंपाउंड। यानी कहने का मतलब है हमारे दुनिया में कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें इसको एक अलग ब्रांच के रूप में पढ़ना पड़ता है। अब ये ज़्यादा क्यों होते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है जो नीचे दिए जा रहे हैं। पहला कारण कार्बन की चतुर संयोजकता। कार्बन जो है चतुर है, चतुर माने चालाक, चतुर माने 4 भी होता है। कार्बन बहुत चतुर है, चालाक है। इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। जैसे यहाँ देखिए मीथेन में कार्बन के पास कै गो बॉन्ड बना हुआ है? 4। कार्बन की चतुर संयोजकता है, मतलब कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये रहा कार्बन का नाभिक। नाभिक के बगल में जो पहला कक्षा होता है उसमें गया 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में, और अंतिम कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन? तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जितने और चाहिए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयोजकता। तो 4 है, और दूसरा कक्षा में कितना? देखिए पहला में होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है? इसका मतलब है यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जितना और चाहिए उसी को संयोजकता बोलते हैं, और इसकी संयोजकता 4 है, तो उसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलेंगे चतुर संयोजकता। मतलब 4 संयोजकताएं होती है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कार्बन बेचारा जो होता है ना, बनिया की तरह होता है, ईमानदार होता है, न किसी से छीनता है, न किसी को देता है, न किसी का लेता है, न किसी का देता है, बल्कि पार्टनरशिप करता है। बिजनेस कैसे करता है? पार्टनरशिप में। कार्बन के पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, और हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए हाइड्रोजन बेचारा को चाहिए 2, क्योंकि उसके पास उसका परमाणु संख्या 1 होता है। उसके पास केवल एक ही कक्षा होता है, उसमें चाहिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन जाता है कार्बन के पास। कार्बन भी बैठा हुआ है, ये सेठ साहब है, सेठ के पास 4 लाख रुपया है, ये चाहता है ब्याज पे लगाए। तो हाइड्रोजन के पास 1 लाख रुपया, उसको कुछ खरीदना है, उसको 1 लाख रुपया और चाहिए। तो हाइड्रोजन कार्बन के पास जाता है और दोनों आपस में समझौता करते हैं, एक काम करते, चलो दोनों आदमी बिजनेस कर लेते हैं और बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, एक साथ काम करेंगे, दोनों के पास पैसा हो जाएगा। तो क्या करेगा? 1 लाख रुपया ये लगाता है, 1 लाख रुपया ये लगाता है, और ये इस तरह से दोनों के बीच में कितना हो गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कहने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी हो गया, और कहने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी हो गया। इस तरह से क्या करता है? कार्बन बॉन्ड बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजन बॉन्ड। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। ये 4 साइड से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। अच्छा, ये अपनी संयोजकता को बदल भी सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 1-1 इलेक्ट्रॉन ही चारों साइड से साझा करे। जरूरत पड़ने पे वो एक साइड 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसको 4 बॉन्ड बनाना है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन इसको साझा करना है, लेकिन ये करने का तरीका भी इसका अलग है। वो चारों क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी पूरा कर सकता है अपनी संयोजकता को। 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 8 इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया। या वो ऐसा भी कर सकता है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन आ गया तो उसके साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, और हाइड्रोजन के साथ 1 और दूसरे कार्बन के साथ 1। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन। देखिए बीच वाला जो कार्बन है उसके बारे में देखिए कितने 8 हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका। मतलब ये अपना 4 इलेक्ट्रॉनों का जो कमी है वो सिंगल बॉन्ड बना के, डबल बॉन्ड बना के, जरूरत पड़ने पर ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। जैसे नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन कहता है हम एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, तो कार्बन भी कहता है कोई बात नहीं, हम एक साइड 3 कर देते हैं और एक साइड 1 कर देते हैं। तो इस तरह से इधर में 6 इलेक्ट्रॉन, इधर में 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, और इसका अपना 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब कार्बन एक तो 4 वैलेंसी रखता है, दूसरा उस 4 वैलेंसी को सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है, ऐसा नहीं बनता है।
कि चारों बॉन्ड एक साइड बन जाए, ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। सिंगल, डबल, ट्रिपल बना सकता है। अब इस खूबी के कारण कार्बन रंग बिरंग का यौगिक तैयार करता है, जैसे इसको मीथेन बोलेंगे और इसको जो कि एसिटल्डिहाइड बोलेंगे, इसको हम लोग हाइड्रोजन सियानाइड बोलेंगे। मतलब इसके इसी गुण के कारण क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे यौगिक ये बनाने की क्षमता रखता है, जिसके कारण इसके यौगिकों की संख्या बढ़ते जा रही है। दिन ब दिन बहुत सारे यौगिक इसके खोजे जा रहे हैं। अब आगे आते हैं कार्बन की उच्च श्रृंखलन क्षमता। कार्बन के साथ एक और अच्छी बात क्या है कि इसकी जो श्रृंखलन क्षमता है ये उच्च होती है, हाई क्वालिटी का ये चेन बना सकता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, तो देखिए कार्बन कार्बन एक चेन बनाया हुआ है यहाँ से पूरा, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से देख रहे हैं, बहुत लंबी श्रृंखला, कार्बन बहुत लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। जैसे तो 17-17, 20-20, 25-25, 60-60 कार्बन एक साथ मिलकर चेन बना सकते हैं इसकी इस श्रृंखलन क्षमता के कारण। और ये बंद और खुला दोनों तरह का बना सकता है। जैसे ये जो चेन है ये खुला चेन है, और वो क्या कर सकता है, इसी चीज को ऐसे ऐसे करके बंद श्रृंखला वाला भी यौगिक बना सकता है। इसके इस गुण के कारण कार्बन के रंग बिरंग के यौगिक धरती पर मौजूद है, इसकी यौगिकों की संख्या बढ़ जाती है। और देखिए कार्बन की अन्य अधातुओं जैसे कुछ अन्य अधातु जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आदि के साथ संयोग करने की भी प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, बड़ी अच्छी होती है। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन के साथ बड़े अच्छे से जुड़ जाता है, जिसके कारण ये रंग बिरंग का यौगिक बना सकता है। जैसे आपके सामने एक यौगिक है जिसमें देखिए कार्बन फास्फोरस से भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से भी जुड़ा हुआ है, सल्फर से भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है। ये रंग बिरंग का यौगिक बना सकता है अलग अलग यौगिकों से जुड़कर। चलिए आगे आते हैं। अब इसमें अगर हम बढ़े, एक और गुण है समयोता का गुण। कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग तरह का यौगिक बनाए, वो एक ही तरह के यौगिक को अलग अलग तरीके से भी तैयार कर सकता है। जैसे इसको समझिए, इस यौगिक को देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1। अच्छा इस यौगिक को देखिए, 2 कार्बन, 3 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अणुसूत्र देखिए, दोनों का अणुसूत्र सेम, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अणुसूत्र सेम। लेकिन संरचना में जब आते हैं, इसकी बनावट को जब देखते हैं तो देखिए बड़ा अजूबा बात है। यहाँ आप देखिए कार्बन कार्बन एक साथ जुड़ा हुआ है, और इधर में ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से इधर जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ 2 कार्बन है। इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल बोलते हैं। यहाँ जरा गौर से देखिए, फॉर्मूला वही है, लेकिन इस बार ऑक्सीजन बीच में है, और इस साइड एक कार्बन है, एक साइड एक मिथाइल ग्रुप है, एक साइड वो मिथाइल ग्रुप है, कार्बन है। अब इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। ये ईथर फैमिली में आता है, डाई मिथाइल ईथर। देखिए दोनों में फॉर्मूला वही है। अब उसी में क्या हुआ, बस ऑक्सीजन का पोजीशन बदल गया और स्ट्रक्चर बदल गया। इसी गुण को समयोता कहते हैं। अपने आप को ऐसी तरह से समायोजित करता है एक ही सूत्र में कि 2 अलग अलग यौगिक बन गया। अब इसको, ये क्या है, इथेनॉल कोई पी लेता है, सूंघने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कोई पी लेता है तो रास्ता भर हिलते डुलते गाना गाते जाता है, यानी ये शराब या वाइन में पाया जाता है। और ईथर जो है, ईथर अगर कोई सूंघ ले तो उसी समय बेहोश हो जाएगा अगले कई घंटों के लिए। आगे आते हैं फादर, अब थोड़ा और आगे आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक या पिता बर्जेलियस को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहला शब्द ऑर्गेनिक शब्द का इजाद किया था। ऑर्गेनिक शब्द किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक शब्द ऑर्गन शब्द से बना। ऑर्गन माने होता है अंग। जनरली शुरुआती समय में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय लोग ये ही मानते थे कि जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे मीथेन गैस हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब जो कंपाउंड होते हैं, ये यौगिक केवल और केवल किसी जीव जंतु के अंगों से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक चींटी होता है, लाल रंग का चींटी होता है, आप देखिएगा ऐसा एक चींटी होता है, पेड़ पे रहता है, पेड़ पर लाल रंग का चींटी रहता है, पत्ता का घर बना कर रहता है। उस चींटी के जो डोमरी है, पीछे वाला जो भाग है, उसमें एक फॉर्मिकस नाम का अम्ल पाया जाता है। ये फॉर्मिकस नाम का अम्ल उसके शरीर में पाया जाता है।
तो हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं जिनके अंगों में, जिनके ऑर्गन्स में कुछ न कुछ कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो इसलिए उस समय जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते थे शुरुआती दौर में, वो किसी जानवर या किसी पेड़ पौधे के अंग से प्राप्त होते थे, इसलिए उनका नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। बर्जेलियस ने किया था, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता माना जाता है। और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था जिसका नाम है जीवन शक्ति का सिद्धांत। बर्जेलियस के द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार की जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर आपको फॉर्मिक एसिड चाहिए तो आपके शरीर में नहीं बनता, वो चींटी के शरीर में ही बनता है। चींटी के शरीर में एक खास तरह की जीवन शक्ति पाई जाती है जिसके कारण उसके शरीर में जो है फॉर्मिक एसिड बनता है। आपको साइट्रिक एसिड चाहिए, आपके शरीर में नहीं बनेगा। साइट्रिक एसिड नींबू के फल में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, नींबू के फल में, तो उसमें एक खास तरह की जीवन शक्ति पाई जाती है जो अन्य जीवों में नहीं है, इसलिए उसमें साइट्रिक एसिड पाया जा रहा है। यह ऐसा मानना था किनका? बर्जेलियस का। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत कहता है कि किसी कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार की जीवन शक्ति चाहिए, यानी केवल जीवों के अंदर ही ये कार्बनिक यौगिक पाए जा सकते हैं, इनको आप लैब में नहीं बना सकते। प्रयोगशाला में इन यौगिकों का संश्लेषण माने होता है बनाना, असंभव था क्योंकि वहां ये जीवन शक्ति मौजूद नहीं थी। हाँ, बर्जेलियस के बाद आया वोहलर के बारे में आप देख सकते हैं। वोहलर साहब का प्रयोग भी आगे चल के काफी नामी प्रयोग है, ऐतिहासिक प्रयोग है। बर्जेलियस के सिद्धांत को पहला झटका तब लगा जब वोहलर ने प्रयोगशाला में एक अकार्बनिक यौगिक से पहला कार्बनिक यौगिक बनाया। अकार्बनिक मतलब कुछ केमिकल वगैरह को आपस में रिएक्शन कराकर एक कार्बनिक यौगिक तैयार कर दिया जो किसी जीव जंतु के शरीर में पाया जाता है। जैसे किसी जीव या जंतु के मूत्र में, जैसे इंसानों के मूत्र में या किसी जानवर के मूत्र में जनरली यूरिया पाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता था कि यूरिया केवल इंसानों के या जानवरों के मूत्र में ही पाया जाएगा, उसको लैब में नहीं बना सकते। वोहलर ने कहा कि नहीं, हम इस चीज को गलत साबित करेंगे। वोहलर ने अमोनियम सल्फेट लिया, प्रयोगशाला, विद्यालय के प्रयोगशाला में आपको ये सब केमिकल मिल जाएगा। पोटेशियम सियानेट लिया, उसका रिएक्शन करवा के ऐसा 2 कंपाउंड बना, पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम सियानेट बना। फिर इस अमोनियम सियानेट को जब उन्होंने गर्म किया तो गर्म करने के बाद यूरिया तैयार हुआ, NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। और जब इन्होंने ये तैयार करके दिखाया तो बर्जेलियस का जीवन शक्ति का सिद्धांत उसी समय क्या हो गया? धराशायी हो गया, खत्म हो गया और एक नए युग की शुरुआत हो गई। उसके बाद तो जैसे मानिए कि वैज्ञानिक लोग रुकने वाले नहीं थे, गर्दा उड़ा दिए। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया। पूछता है जीके जीएस के एग्जाम में, जैसे भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछता है कि पहला संश्लेषित यौगिक कौन है? यूरिया, सबसे पहला बनाने वाला प्रयोगशाला में। अकार्बनिक यौगिकों से बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। तत्वों से प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक एसिटिक एसिड था जो कि कोल्बे द्वारा बनाया गया था। तो याद रखना, ये तत्वों से बनाया गया है। कौन है? एसिटिक एसिड, कोल्बे महोदय के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद तो जैसे मानिए कि एक तरह का ट्रेंड ही चल गया, एक से बढ़कर एक यौगिक बनाए जाने लगे। तो वोहलर के प्रयोग ने रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इसने संश्लेषित कार्बनिक रसायन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। संश्लेषित माने अपने से बनाने वाला कार्बनिक यौगिक, जिसने दवा, सामग्री विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में कई तरह की संभावनाएं खोल दी। जैसे आजकल हम लोग बहुत सारी दवाइयां खाते हैं। आजकल तो जितना भी मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में, लैब में तैयार होता है और फिर हम लोग उसको कंज्यूम करके अपने स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। तो आज जो है हम लोग एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां लाखों की संख्या में कंपाउंड्स तैयार किए जा चुके हैं कार्बनिक यौगिकों के। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से क्या होता है ना, वीडियो थोड़ा ट्रेंडिंग में आता है। और कोशिश कीजिए वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं देखने का, भगा के नहीं देखने का, पूरा अच्छे से देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।